उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता और सब चुपचाप अपना डिनर करने लगते हैं। वहीं महिमा मन ही मन शिवांश के साथ शादी के सपने देख रही थी और शर्मा रही थी। वो मन ही मन शिवांश को अपना बनाने का सपना देखते हुए बोलती है, बहुत जल्द आप हमारे होंगे। आप पर बस हमारा हक होगा, फिर शादी के बाद हम बनेंगे आपकी बीवी और राजस्थान की हुकुम रानी शाह। यह बोल वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है, पर उसे नहीं पता था कि जो सपने वो देख रही है वो कभी पूरे नहीं होंगे, बस सपने बनकर रह जाएंगे, क्योंकि हमारे हुकुम शाह ने तो पहले ही अपनी हुकुम रानी सा ढूंढ ली है और उनसे शादी भी कर ली है और अब कोई चाहकर भी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। वहीं फार्म हाउस में शिवांश डाइनिंग हॉल में आए और अपनी चेयर पर बैठ गए, पर उनकी नजरें इधर उधर घूम रही थी और अपनी बीवी को ढूंढ रही थी। पर उनकी बीवी तो अपने पति से शर्मा कर किचन में खड़ी अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी। कुछ देर बाद गौरी ने खुद को शांत किया और सब्जी का बॉल लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगी। उसके पायल और चूड़ियों की आवाज़ जब शिवांश के कानों में पड़ी तो उसकी आंखें बंद हो गई। वो शिद्दत से अपनी बीवी की चूड़ियां और पायलों की आवाज़ को सुनने लगा जो उसके करीब आ रही थी। गौरी ने डाइनिंग टेबल पर सब्जी का बॉल रखा और शिवांश की प्लेट में डिनर सर्व करने लगी। शिवांश ने अपनी आंखें खोली और अपने पास खड़ी अपनी बीवी को प्रेम और शिद्दत से देखने लगे, पर उन्हें खाना सर्व करते देख कुंवर शाह ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, यह सब आप क्यों कर रही हैं? सब सर्वेंट कहाँ पर है? गौरी ने शिवांश से अपना हाथ छुड़ाया और वापस उनकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोली, हमने ही सब सर्वेंट को भेज दिया और वैसे भी अपने पति को खाना सर्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। शिवांश तो बस गौरी के मुंह से खुद के लिए अपने पति सुनकर एक टक उसे देखे जा रहा था। गौरी ने शिवांश के लिए डिनर सर्व किया और प्लेट उसके आगे कर दी और खुद उसके पास खड़ी हो गई। शिवांश ने यह देखा तो बोला, आपको डिनर नहीं करना? उसकी बात सुनकर गौरी धीरे से उसकी तरफ देखकर बोली, पहले आप डिनर पर कर लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ा और अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, भूख तो आपको भी लगी होगी, तो फिर आप बाद में क्यों खाएंगी? मेरे साथ ही बैठिए और डिनर करिए। आप रहने दीजिए, हम कर लेते हैं। यह बोल वो गौरी के लिए प्लेट में डिनर सर्व करने लगा, जो देख गौरी उसके हाथों से चम्मच लेते हुए बोली, जब आप हमारे लिए यह कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं? आखिर आप हमारी पत्नी हैं, हमारी अर्धांगिनी, तो इतना तो हक है ना हमें। पर शिवांश ने उसे रोक दिया और उसे सर्व करते हुए बोला। शिवांश की बात सुनकर गौरी कुछ कह ही नहीं पाई। वो प्यार से शिवांश की तरफ देखने लगी। उसे शिवांश की बात बहुत पसंद आई थी। आखिर हर लड़की को ऐसा ही पति चाहिए होता है जो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करे, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखे, और शिवांश बिल्कुल वैसा ही था। दुनिया के लिए भले ही वो एक गुस्सैल और सख्त इंसान था, पर अपने परिवार के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और उसके पास बैठी लड़की तो उसकी मोहब्बत थी, जिसे पहली नज़र में देखते ही वो अपना दिल उस पर हार बैठा था, जिसका एहसास उसे बाद में हुआ था। पर अब वही लड़की उसकी बीवी थी, तो उसके लिए वो सब कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। दोनों ने मिलकर डिनर किया और फिर अपने रूम में आकर सो गए। ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो आज दोनों एक दूसरे को जाने थे, एक दूसरे के थोड़ा करीब आए थे। अगला दिन सुबह का समय शिवांश की आंख खुली तो उसे अपने सीने पर कुछ भार महसूस हुआ। उसने चेहरा नीचे कर देखा तो उसकी मोहब्बत, उसकी पत्नी उसके सीने पर सिर रखकर आराम से सो रही थी। गौरी को अपने इतने नज़दीक देख शिवांश की धड़कनें बढ़ गई। उसकी आंखों में दीवानापन छाने लगा। वो एकटक गौरी के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। खिड़की से आ रही धूप गौरी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो नींद में ही कसमसा रही थी। शिवांश ने खिड़की की तरफ देखा, जिसके पर्दे साइड हो चुके थे। यहाँ से धूप आकर गौरी के चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी नींद को
खराब कर रही थी। शिवांश को धूप पर गुस्सा आने लगा कि वो कैसे उसकी बीवी की नींद खराब कर सकती है। उसने धूप और गौरी के चेहरे के बीच अपना हाथ कर लिया। अब धूप गौरी के चेहरे पर नहीं जा रही थी, इसलिए गौरी आराम से उसके सीने में चेहरा घुसाकर सो गई। शिवांश बस प्यार से उसके चेहरे को निहारता रहा। वो प्यार से उसे देखते हुए अपने मन में सच्ची शिद्दत से बोला, यकीन नहीं होता कि कोई सादगी में भी इतनी खूबसूरत लग सकती है, पर अब यह खूबसूरती हमारी है, सिर्फ हमारी, वो भी उम्र भर के लिए। इस जन्म ही नहीं, अगले 7 जन्मों के लिए हमने आपको अपना बना लिया है। अब तो आपको हमसे मौत भी जुदा नहीं कर सकती। अब आपको यूं ही हमारे पास रहना है, हमारी बाहों में। यह बोल उसने धीरे से गौरी का माथा चूम लिया। तभी उसने देखा कि गौरी की पलकें हिल रही है, मतलब कि वो नींद से जाग रही है। यह देख शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। वहीं जैसे ही गौरी ने अपनी आंखें खोली, खुद को शिवांश के इतना नजदीक देख वो हड़बड़ा गई, पर अपने पति की करीबी महसूस कर उसकी धड़कनें बढ़ गई और सांसें तेज हो गई और गालों पर हया की गुलाबी रंगत आने लगी। उसने खुद को धीरे से शिवांश से अलग किया और जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही शिवांश ने अपनी आंखें खोली और बाथरूम के दरवाजे की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। फिर वो भी उठकर अपने जिम रूम की तरफ चला गया। गौरी जब नहाकर बाहर आई तो कमरे में कोई नहीं था। वो जल्दी से तैयार हुई और नीचे किचन की तरफ बढ़ गई। उसने जल्दी से नाश्ता तैयार किया और ऊपर अपने कमरे में आई। उसी समय शिवांश भी जिम से कसरत कर अपने रूम में वापस आया, पर सामने खड़ी उस खूबसूरती को मूरत को देख पाँव दरवाजे पर ही थम गए। गहरे नीले रंग की साड़ी में वो कयामत लग रही थी। हाथों में मैचिंग भरी हुई चूड़ियां, मांग में सिंदूर, माथे पर सफेद मोती का मांग टीका, गले में मंगलसूत्र के साड़ी से मैच करता नेकलेस और उसके ही मैचिंग झुमके, आंखों में गहरा काजल जिसमें शिवांश की नजरें कुछ पल के लिए उलझ कर रह गई। तभी उसकी नजरें उसकी आंखों से फिसलते हुए उसके गुलाब सी पंखुड़ियों के मानिद लाल होठों पर रुकी। मन किया कि आगे बढ़कर वो उन होठों को चूम ले, पर उसने अपनी नजरें हटाई और खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। तभी गौरी की नजरें आईने में से उस पर पड़ी तो उसने जल्दी से पल्लू लिया और शिवांश की तरफ घूमी और बहुत ही धीरे और आदर से बोली, जी आपको कुछ चाहिए? शिवांश ने उसे देखा और बोला, हमारे कपड़े निकाल दीजिए, तब तक हम नहाकर आते हैं। यह बोल वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी गौरी हिचकिचाते हुए बोली, वो हमें पता नहीं आप कैसे कपड़े पहनते हैं, मतलब। यह बोल वो चुप कर गई और नजरें झुका ली। शिवांश ने कुछ पल उसे देखा और बोला, आइए आपको सब दिखा देते हैं, क्योंकि आगे से यह सब आपको ही करना है और आपका हक भी है यह जानने का कि आपके पति को क्या पसंद है और क्या नहीं। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके साथ अलमारी के पास चली गई। शिवांश ने उसे अपनी अलमारी दिखाई और लॉकर की चाबियां उसके हाथ में देते हुए बोला, यह लीजिए, आज से इसकी जिम्मेदारी आपकी। उसकी बात सुनकर गौरी हिचकिचाते हुए बोली, पर हम कैसे? उसकी बात काटते हुए अपनी दमदार आवाज में शिवांश बोला, पत्नी हैं आप हमारी, तो हमारी हर चीज पर आपका हक है, चाहे वो यह अलमारी हो या कुछ और वैसे भी आगे चलकर आपको हुक्मरानी शाह की गद्दी पर बैठना है, जो कि बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो अभी से ही सारी जिम्मेदारियां निभानी सीख लीजिए। कुछ समझ ना आए तो माँ सा या हमसे पूछ लीजिएगा, हम हैं आपको सब समझाने के लिए। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। वहीं गौरी ने भी उसके कपड़े निकालकर अच्छे से बेड पर रख दिए और अलमारी बंद कर रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद शिवांश नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर अपनी चेयर खींच बैठ गया। गौरी ने उसे नाश्ता परोसा तो वो खाने लगा। इशारे से उसने गौरी को भी बैठने के लिए कहा तो वो भी बैठ गई और नाश्ता करने लगी। दोनों चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। उस डाइनिंग हॉल में खामोशी छाई हुई थी, जिसे तोड़ते हुए शिवांश बोला, आज हमें आने में लेट हो जाएगा, तो आप डिनर कर सो जाइएगा। कुछ भी हो तो हमें फ़ोन कर लीजिएगा, नंबर तो है ना आपके पास हमारा?
नंबर तो शिवांश बाबू के पास खुद भी नहीं था अपनी पत्नी का, पर मांगने में हिचकिचा रहे थे, इसलिए घुमा फिरा कर बात कर उनसे नंबर लेना चाहा। शिवांश की बात सुनकर गौरी ने ना में गर्दन हिलाई तो शिवांश बोला, लाइए फोन दीजिए अपना। गौरी ने उसकी तरफ अपना फोन बढ़ा दिया। शिवांश ने फोन ओपन किया तो देखा उस पर कोई पासवर्ड नहीं था। यह देख शिवांश ने गौरी को देखा और बोला, आपके फोन पर पासवर्ड क्यों नहीं है? गौरी ने उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुकाकर धीरे से बोली, जी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हमारे फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छुपाने के लिए पासवर्ड रखना पड़े। यह सुनकर शिवांश को अच्छा लगा कि गौरी की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो वो सबसे छुपाए, पर फिर भी वो थोड़ा सख्ती से बोला, पर आपके फ़ोन में आपके फ़ोटोज़ हैं। बाई चांस अगर फ़ोन कहीं छूट जाए तो कोई भी आपके फ़ोटोज़ देख सकता है और उन्हें गलत यूज कर सकता है। उसकी बात सुनकर गौरी धीरे से बोली, जी हम आज ही पासवर्ड रख देंगे। हम रख देते हैं, बताइए क्या पासवर्ड रखना है? गौरी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, भोलेनाथ। उसकी बात सुनकर शिवांश हल्के से मुस्कुराया और पासवर्ड सेट कर दिया। फिर उसने गौरी से नंबर से खुद के नंबर पर मिस कॉल किया और फ़ोन गौरी को देकर बोला, यह हमारा नंबर सेव कर लीजिए। गौरी ने उसके हाथों से फ़ोन लिया और शिवांश का नंबर सेव करने लगी। शिवांश तिरछी नज़रों से उसे देख रहा था। उसे जानना था कि उसकी बीवी अपने पति का नंबर किस नाम से सेव करती है। तभी उसकी आंखें मुस्कुरा उठी क्योंकि गौरी ने उसका नंबर शिव जी के नाम से सेव किया था और उसके आगे एक हार्ट का इमोजी भी लगाया था, पर उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने देखा ही ना हो। दोनों ने अपना नाश्ता किया और शिवांश गौरी को अपना ख्याल रखने का बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। गौरी ने किचन का थोड़ा बहुत काम किया और अपने कमरे में चली गई क्योंकि बाकी का काम करने के लिए सर्वेंट थे। वहीं शिवांश गाड़ी में बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। भले ही चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर आंखें मुस्कुरा रही थी। गौरी का शिवजी नाम से उसका नंबर सेव करना उसे अच्छा लगा था। मन में एक ख्वाहिश जागी कि गौरी उसे इस नाम से बुलाए। कितना प्यारा लगेगा उसके मुंह से यह नाम, सोचकर ही शिवांश का दिल धड़क उठा। तभी उसने अपना फ़ोन निकाला और गौरी का नंबर देखने लगा जिससे उसने खुद के फ़ोन पर मिस कॉल लिया था। कुछ पल आगे बंद कर उसने गौरी के बारे में सोचा और फिर गौरी का नंबर देखने लगा जिससे उसने खुद के फ़ोन पर मिस कॉल कर लिया था। कुछ पल आंखें बंद कर उसने गौरी के बारे में सोचा और फिर गौरी का नंबर वाइफी नाम से सेव किया और उसके आगे एक रेड हार्ट इमोजी लगा दिया। कुछ पल उसे नाम को निहारने के बाद उसने फ़ोन बंद कर जेब में रखा और ड्राइवर को गाड़ी सूर्यवंशी महल लेने को बोला। अपने लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद शिवांश की गाड़ी सूर्यवंशी महल पहुंची। गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो शिवांश अपने रौबीले अवतार में गाड़ी से बाहर आया और अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर हॉल में उसके माँ बाप और दादी बैठे थे। शिवांश ने तीनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वहीं उनके पास बैठ गया। अंजना जी उसे गौरी के बारे में पूछने को हुई, तभी पीछे से माधुरी जी की आवाज़ आई तो वो चुप कर गई, पर शिवांश ने उन्हें पलकें झपकाकर सब सही होने का इशारा किया। बुआ सा हॉल में आई। महिमा भी उसके साथ ही थी जिसकी नज़र शिवांश पर थी। शिवांश ने आदर से अपनी बुआ सा के पैर छुए और बोला, कैसी हैं आप बुआ सा? हम ठीक हैं कुंवर, अब आपको देख लिया तो और भी ठीक हो गए। माधुरी जी भी वहीं बैठ गई और महिमा वहीं साइड में उनके पास खड़ी हो गई। उसकी नज़रें शिवांश पर ही थी, पर शिवांश ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो एक सिंगल सोफे पर पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। महिमा तो एकटक उसे देखे जा रही थी और उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो रही थी। शिवांश था ही ऐसा कि कोई भी लड़की उसे देखती तो
उस पर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाती, पर जनाब ने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं, सिवाय अपनी पत्नी, अपनी बीवी, अपनी गौरी के अलावा। महिमा ने अपनी काकी सा को कुछ इशारा किया तो उन्होंने पलकें झपका दी और शिवांश को देखकर बोली, कुंवर सा, यह महिमा है, हमारी देवरानी की बेटी। आप तो जानते ही होंगे, आखिर बचपन में आप दोनों साथ ही तो खेलते थे जब हम सूर्यवंशी महल आते थे। आपको कितना पसंद था महिमा के साथ खेलना, और यह भी सिर्फ आपके लिए यहाँ आती थी। यह बोल वो मुस्कुराते हुए शिवांश को देखने लगी। वहीं महिमा भी शर्माते हुए शिवांश को देख रही थी। शिवांश को पता था कि उसकी बुआ सा क्या करने की कोशिश कर रही है, पर उसने महिमा पर कोई ध्यान नहीं दिया और बोला, वो बचपन था बुआ सा, जो बीत गया, और अब हम सब बड़े हो गए हैं और हमारी आदतें और पसंद नापसंद भी बदल चुकी है। उसकी बात सुनकर बुआ सा कुछ भी नहीं बोल पाई। वहीं महिमा का भी मुंह उतर गया। शिवांश ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने बाबा सा की तरफ देखकर बोला, अब हम चलते हैं, हमें ऑफिस में बहुत काम है, आज हमारी एक जरूरी मीटिंग है। उसकी बात सुनकर बुआ सा जल्दी से बोली, पर कुंवर, नाश्ता तो करते जाइए। शिवांश उन्हें मना करने ही वाला था, पर उसकी माँ ने उसे इशारा किया। शिवांश की मुट्ठियां कस गई, पर उसने खुद को शांत किया और हाँ में गर्दन हिलाकर बोला, हम अभी फ्रेश होकर आते हैं। यह बोल वो ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। बाकी सब डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। कुछ देर बाद शिवांश भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गया, जो उसके बाबा सा के पास थी। अंजना जी सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। महिमा भी उसके पास ही खड़ी थी। तभी माधुरी जी ने शिवांश की तरफ देखा और बोली, माधुरी जी, कुंवर, हमें लगता है अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। कुछ समय बचा है आपका राज अभिषेक होने में, उससे पहले जरूरी है कि आपकी शादी हो जाए, ताकि इस राज को हुकुम शाह के साथ साथ उनकी हुक्मरानी सा भी मिल जाए। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना नाश्ता करता रहा, पर वो और उसका परिवार सब समझ रहा था। तभी माधुरी जी फिर बोली, हमने आपके लिए एक लड़की पसंद की है, जो हमारी जाति की है और हमारे स्टेटस की है, और इस परिवार के साथ साथ हुक्मरानी शाह की जिम्मेदारियां निभा सके, इन सब की काबिलियत है उनमें। इसलिए हम चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द आप उनसे शादी कर लें। माधुरी जी की बात सुनकर महिमा शर्माने लगी। वहीं शिवांश का परिवार माधुरी जी की बात सुनकर परेशान हो रहा था। अब वो लोग माधुरी जी को कैसे बताएं कि उनके कुंवर शाह की शादी तो पहले ही हो चुकी है, पर यह बात अभी वो लोग माधुरी जी को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उनके असली इरादे क्या हैं और वो क्या चाहती हैं, यह लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्रदीप जी ने शिवांश की तरफ देखा, जो चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था, पर उसके हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि वो गुस्से में है, पर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है। यह देख प्रदीप जी परेशान हो गए कि कहीं गुस्से में शिवांश कुछ गलत ना कर दे या कुछ गलत ना बोल दे। पर शिवांश ने अपने गुस्से को शांत किया और अपनी बुआ सा की तरफ देख शांति और आदर से बोला, आप फिक्र मत कीजिए बुआ सा, जब हमें लगेगा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तब हम शादी कर लेंगे, और इस परिवार को उनकी बहू और इस राज्य को उनकी हुक्मरानी शाह जरूर मिलेगी, जो सबको बिल्कुल प्यार से और अपनेपन से आपस में बांध कर रखेगी, ना कि कोई ऐसी लड़की जो सिर्फ अच्छाई का दिखावा करे। यह बोल उसे सुबह की बात याद आने लगी। फ्लैशबैक, जब वो फार्म हाउस से सूर्यवंशी महल आ रहा था, तो गाड़ी में उसने मयंक से बात करने के लिए उसे फ़ोन किया था। मयंक ने फ़ोन रिसीव किया। वो दोनों बातें कर रहे थे जब मयंक अपने सामने से आती महिमा से टकरा गया था। तुम देखकर चल सकते हो। मयंक, सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। महिमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर मयंक उसे असमंजस से देखने लगा और बोला, यहाँ क्या कर रहा हूँ मतलब? शायद आप भूल रही हैं, मैं इसी महल में रहता हूँ। उसकी बात सुनकर महिमा उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम बस शिवांश के असिस्टेंट हो, उसके लिए काम करते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाओ और दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि शिवांश तुम्हें इस घर से खुद बाहर निकाल दे। उसकी बात सुनकर मयंक ने अपने
हाथों को सीने पर फोल्ड किया और उसे देखते हुए बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि शिवांश मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा? उसकी बात सुनकर महिमा घमंड से मुस्कुराई और बोली, शिवांश नहीं, तुम्हें मैं इस महल से बाहर निकालूंगी, क्योंकि बहुत जल्द मेरी और शिवांश की शादी होने वाली है और मैं शिवांश की पत्नी, इस महल की मालकिन और हुकुम रानी साहब बनने वाली हूँ। फिर इस महल में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। यह बोल वो घूरते हुए मयंक को देखने लगी। वहीं मयंक उसे देख रहा था जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। अचानक उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए महिमा को देख बोला, सपने देखना अच्छी बात है, पर जो सपने औकात से बाहर हों वो कभी नहीं देखने चाहिए। यह बोल वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वहीं महिमा भी अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई, पर उसे यह नहीं पता था कि जो भी बातें उसने मयंक से कही वो शिवांश ने भी पूरी सुनी, क्योंकि फोन चालू था। माधुरी जी की आवाज से शिवांश अपने ख्यालों से बाहर आया और उन्होंने देखने लगा जो बोल रही थी, कुंवर, हम चाहते हैं आपकी और महिमा की शादी हो जाए। वैसे भी आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और दोनों परिवार भी बराबरी के हैं, और महिमा से सुंदर, संस्कारी और सुलझी हुई लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। यह बोल उन्होंने मुस्कुराते हुए महिमा की तरफ देखा, जो शिवांश को देखते हुए शर्मा रही थी। वहीं शिवांश बिना अपनी बुआ सा की तरफ देखे आदर से बोला, माफ कीजिए बुआ सा, पर हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं और शादी करना हमारा व्यक्तित्व मामला है, तो उसका फैसला भी हम खुद ही करेंगे कि हमें किससे शादी करनी है, किससे नहीं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। यह बोल वो उठा और अपने पिता को देखते हुए बोला, हम चलते हैं, हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है। यह बोल उसने अपने माता पिता के पांव छुए और वहां से चला गया। वहीं माधुरी जी और महिमा तो उसे देखते ही रह गई, पर उसके सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। माधुरी जी ने प्रदीप जी की तरफ देखा और बोली, यह क्या भाई साहब, आपने तो कहा था कि आप कुंवर शाह से बात करेंगे, पर वो तो महिमा से शादी के लिए मना कर चले गए। हमने महिमा के माता पिता को जुबान दी है कि उनकी बेटी की शादी हमारे भतीजे से होगी। अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? उनकी बात सुनकर प्रदीप जी उन्हें देख शांति से बोले, हमने आपसे कहा था कि कुंवर से इस बारे में बात करेंगे और हमने की भी, पर उन्होंने मना कर दिया। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो जानती हैं जीजी सा कि कुंवर हर काम अपनी मर्जी से करते हैं और यह तो उनकी पूरी जिंदगी का सवाल है, तो हम कैसे उनके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। और रही बात आपकी जुबान देने की, तो वो आपको कुंवर का फैसला सुनने से पहले सोचना चाहिए था कि वो इस रिश्ते के लिए मानेंगे कि नहीं। बाकी अब आप देखिए कि आप उन लोगों से क्या कहती हैं। यह बोल वो भी अंजना जी को बोलकर सीएम ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं अंजना जी भी अपनी सास को लेकर उनके रूम में चली गई। वहीं माधुरी जी अभी भी वहीं बैठी थी। तभी वो अपने मन में बोलती है, नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारी इतनी सालों की मेहनत को हम यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। शिवांश को महिमा से शादी करनी ही होगी, वरना हमारा बना बनाया खेल बर्बाद हो जाएगा। हमें कैसे भी कर शिवांश को इस शादी के लिए राजी करनी होगी। तभी अचानक उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए खुद से ही बोली, माधुरी जी, हमें पता है आपको इस शादी के लिए कैसे राजी करनी है। सबसे ज्यादा प्यार आपको इस परिवार और इसकी इज्जत से है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से इस परिवार की इज्जत पर कोई आ जाए। इस परिवार की इज्जत को बचाने के लिए आप कुछ भी करेंगे, हमें पता है। यह बोल वो उठकर अपने रूम में चली गई। वहीं किसी का भी ध्यान महिमा पर नहीं गया, जो वहां से गायब थी। शिवांश महल से बाहर आया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो गाड़ी में बैठने ही वाला था जब पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिवांश रुक गया। उसने पीछे देखा तो महिमा उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। यह देख शिवांश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसकी आंखें भी लाल हो गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो महिमा ने पकड़ रखा था और दांत पीसते हुए बोली, हमारा हाथ छोड़िए। पर महिमा ने उनकी बात को अनसुना किया और उनका हाथ पकड़ के ही बोली,
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इस शादी के लिए मना कैसे कर सकते हैं? हम आपसे प्यार करते हैं, फिर क्यों आप हमसे शादी नहीं करना चाहते? शिवांश, जो उसके हाथ पकड़ने से गुस्से में भर गया था, उसने उसका हाथ जोर से झटका और बोला, यह हमारी जिंदगी है और हमें क्या करना है और क्या नहीं, यह हम किसी को बताना जरूरी नहीं समझते। और रही बात प्यार की, तो हम आपसे प्यार नहीं करते और ना ही हमने आपसे कहा है कि आप हमसे प्यार करें। उसकी बात सुनकर महिमा उसे देखते हुए बोली, पर हम बचपन से आपको प्यार करते हैं, आपके बिना हमने आज तक किसी के बारे में सोचा तक नहीं। फिर क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? देखिए हमें, हम खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर से हैं, आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपको बहुत प्यार देंगे। शिवांश ने उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं दिया, पर महिमा की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई, जिसे महिमा समझ नहीं पाई। शिवांश अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। वहीं महिमा तो बस उसके ऐसे मुस्कुराने का कारण ही समझती रह गई। पर फिर वो शिवांश की गाड़ी को देखते हुए बोली, नहीं, आपको हमसे शादी करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ काकी सा एक वही है जो हमारी मदद कर सकती है। उन्होंने कहा था कि वो हमारी शादी शिवांश से करवाएंगी। यह बोल वो जल्दी से महल के अंदर की तरफ चली गई। वहीं गाड़ी में शिवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। महिमा का उसे छूना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। इस समय उसे सिर्फ गौरी चाहिए थी। गौरी को देखते ही उसे सुकून का एहसास होता है। अब बस कैसे भी कर उसे गौरी के पास जाना था और इस बेचैनी को दूर करना था। पर वो वापस फार्म हाउस नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इसलिए उसने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगा। जब खुद को शांत करने में वो नाकाम रहा, तो उसने अपना फ़ोन निकाला और गाड़ी का नंबर डायल कर दिया। महिमा के छूने और उसकी बातें सुनने के बाद शिवांश बहुत बेचैन था। आंखें बंद किए वो अपनी गाड़ी में बैठा, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पर जब बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उसने अपना फ़ोन निकाला और गौरी का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी, पर गौरी फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी, जिस वजह से शिवांश और बेचैन हो रहा था। गौरी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया और कॉल कट गया। शिवांश ने फिर से गौरी को फ़ोन लगा दिया और अपने मन में सच्ची शिद्दत और जुनून से बोला, कहाँ हैं आप? प्लीज़ फ़ोन उठाइए, हमें आपकी ज़रूरत है। एक आप ही हैं जो इस बेचैन दिल को शांत कर इसे सुकून पहुंचा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरी, जो बाथरूम से बाहर निकल रही थी, उसने जब अपने फ़ोन की आवाज़ सुनी तो जल्दी से फ़ोन उठाकर देखा, तो अपने पति का फ़ोन देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तन बदन महकने लगा। उसने जल्द से फ़ोन रिसीव किया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही शिवांश की तड़प और बेचैनी भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कहाँ थी आप? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? हम कब से आपको फ़ोन कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर गौरी अपनी शांत और मीठी आवाज में बोली, माफ कीजिए, वो हम बाथरूम में थे, इसलिए पता नहीं चला कि फोन बज रहा है। अपनी पत्नी की इतनी मीठी मिश्री जैसी आवाज सुनकर शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर पीछे सीट से टिका लिया। गौरी की आवाज सुनते ही अब तक जो बेचैन शिवांश को हो रही थी, उसकी जगह अब उसे सुकून मिलने लगा। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवांश से क्या बात करे, पर फिर भी वो धीरे से खुद को संभालते हुए बोली, जी, कुछ काम था क्या आपको? क्या कुछ काम होगा तो तभी हम अपनी पत्नी को फोन कर सकते हैं, हम वैसे नहीं कर सकते। शिवांश की बात सुनकर गौरी की सांसें तेज हो गई और उसके मुंह से अपनी पत्नी सुनकर तो गौरी को बहुत ही अलग एहसास हो रहे थे। तन बदन में अलग तरंगें उठ रही थी, जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी। पर वो खुद को शांत करते बोली, हमने ऐसा तो नहीं कहा। फिर कैसा कहा? गौरी कुछ नहीं बोली। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले, इसलिए वो चुप कर गई। पर उसकी सांसें शिवांश को सुनाई दे रही थी, जो नॉर्मल से थोड़ी तेज थी। शिवांश भी कुछ नहीं बोला और शांति से गौरी की सांसों की आवाज़ सुनने लगा, जो उसे सुकून पहुंचा रही थी।
जब काफी देर तक गौरी कुछ बोली नहीं तो शिवांश अपनी आवाज में शिद्दत और तड़प लिए बोला, कुछ बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसकी बात सुनकर गौरी धीमी आवाज में बोली, हम क्या बोले? कुछ भी, बस बोलती रहिए, हमसे बातें कीजिए, हमें अपनी मिश्री जैसी मीठी आवाज सुननी है। गौरी की सांसें तेज हो गई, धड़कनें बढ़ गई। शिवांश के मुंह से खुद के लिए मिश्री सुनकर वो हैरान हो गई, पर पति द्वारा दिए गए इस प्यारे से नाम को सुनकर वो खुश हो गई। तभी शिवांश फिर बोला, बोलिए ना हमारी मिश्री। उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और खुद को शांत करते हुए बोली, हमें नहीं पता हमें क्या बोलना है, पर आप जो पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे। उसकी बात सुनकर शिवांश खामोश हो गया। सच ही तो था, दोनों अभी एक दूसरे को जानते ही कितना थे जो उसमें बातें होती। बेशक शिवांश गौरी से मोहब्बत करता था, पर गौरी के मन में उसके लिए क्या था यह उसे नहीं पता था। पर हाँ, यह भी सच था कि अब दोनों पति पत्नी थे तो उन्हें एक दूसरे को समझना होगा, फिर ही तो दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। शिवांश ने गहरी सांस ली और बोला, कल कॉलेज जाना है आपको, तो तैयारी हो गई? उसकी बात सुनकर गौरी अपनी शांत और मीठी सी आवाज में बोली, जी हो गई, बस कुछ बुक्स हैं जो घर पर है, हमने भाई साहब को बोला था शाम को वो बुक्स पहुंचा देंगे। शिवांश ने हम कहा और बोला, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, हम शाम को जल्दी आने की कोशिश करेंगे। गौरी ने जी कहा। उसके बाद दोनों फिर से खामोश हो गए। शिवांश का मन फोन काटने को नहीं था, पर उसका ऑफिस आ रहा था तो उसे अब फोन काटना ही था। इसलिए कुछ देर गौरी की सांसों की आवाज सुनने के बाद उसने फोन काट दिया और आंखें बंद कर सिर सीट से टिका दिया और अपनी मासूम बीवी का चेहरा याद करने लगा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे रुकी तो शिवांश ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और उतरकर अंदर अपने ऑफिस में चला गया। वहीं दूसरी गौरी ने अपनी फोन की तरफ देखा जो कट गया था। यह देख वो उदास हो गई क्योंकि उसे अपने पति से और बातें करनी थी। हालांकि दोनों में बातें कम हुई थी, बस दोनों एक दूसरे की सांसों को सुन और महसूस कर रहे थे। गौरी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत कर अंदर रूम में चली गई और कल कॉलेज जाने के लिए अपने बैग में सारी चीजें रखने लगी जो जरूरी थी। वहीं सूर्यवंशी महल में माधुरी जी अपने रूम में थी और कुछ सोच रही थी। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जो यह जाहिर कर रही थी कि वो जो भी सोच रही है वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए खुद से बोली, अब हम देखते हैं कि आप इस शादी के लिए कैसे मना करते हैं। शादी तो आपको करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और महिमा अंदर आई और माधुरी जी को देख दुखी होते हुए बोली, काकी साहब, आपने तो कहा था कि आप हमारी शादी शिवांश से करवाएंगी, पर उन्होंने तो हमसे शादी के लिए मना कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम उनके बिना नहीं रह सकते। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं काकी साहब, प्लीज कुछ कीजिए। माधुरी जी ने उसे अपने पास बिठाया और उसका माथा सहलाते हुए बोली, हमने तुमसे वादा किया है ना, तो तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शादी शिवांश से करवा कर रहेंगे। बस अपनी काकी साहब पर विश्वास रखो और वही करो जो हम कहते हैं। महिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। उसे जाते देख माधुरी जी टेढ़ा मुस्कुराई और बोली, तुमसे काम कैसे निकलवाना है यह हमें अच्छे से पता है। बस एक बार तुम्हारी शादी शिवांश से हो जाए, फिर हम वो सब कर पाएंगे जो हमने सोच रखा है। सबको लगता है कि जो बात यह इतने सालों से सबसे छुपा रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलेगा, पर हमारा नाम भी माधुरी है। सारे राज जान लेते हम पहले, हमें उसे ढूंढना होगा और अपनी तरफ करना होगा। यह बोल उन्होंने किसी को फोन किया और उसे कुछ समझाने लगी। अब यह कौन सा राज की बात माधुरी जी कर रही है, यह तो आगे पता चलेगा।
वहीं ऑफिस में शिवांश अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां स्पीड से कीबोर्ड पर भाग रही थी। वहीं उसके सामने खड़ा मयंक उसे उसका शेड्यूल बता रहा था। शिवांश ने पूरा शेड्यूल सुना और बस हम कहा। मयंक वहीं खड़ा होकर उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगा। शिवांश ने अपना काम रोका और मयंक की तरफ देखकर बोला, कल से गौरी अपने कॉलेज जाएगी तो उसकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हो जाना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड हमेशा उसके आसपास रहने चाहिए, पर उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मयंक ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, जी सर, सब हो जाएगा। यह बोल मयंक वहां से चला गया। शिवांश ने आंखें बंद की और अपना सिर सीट से टिकाकर खुद से ही बोला, बेशक हमारे दुश्मन अभी आपके बारे में नहीं जानते कि आप कौन हैं और हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, पर फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते आपके हवाले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जान है आप हमारी। अगर आपको खरोच भी आती तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी आपका चेहरा सबसे छुपा रहे वही अच्छा है। और हम चाहते भी नहीं कि हमारी पत्नी हमारी मिस्री का चेहरा कोई और देखे, क्योंकि आपको देखने का हक सिर्फ हमारा है। आपको सिर्फ हम देख सकते हैं, सिर्फ हम छू सकते हैं, क्योंकि आप हमारी हैं, हमारी मोहब्बत, हमारी पत्नी, हमारी मिस्री। यह बोल वो गौरी को याद करने लगा। इस समय शिवांश के चेहरे पर शिद्दत, एक दीवानगी दिखाई दे रही थी, जो सिर्फ गौरी, उसकी मिस्री के लिए थी। शिवांश का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। आज उसकी बैक टू बैक 3-4 मीटिंग्स थी, जिसे उसे ही अटेंड करना था, इसलिए उसे टाइम ही नहीं मिला कि वो वापस अपनी गौरी, अपनी मिस्री को कॉल कर उनसे बात कर सके। हाँ, पर मन ही मन वो उसे याद करता रहा। वहीं फार्म हाउस में गौरी ने पूरी तैयारी कर ली थी। कल से उसे कॉलेज जाना था, क्योंकि कुछ टाइम में उसके सेकेंड ईयर्स के फाइनल एग्जाम थे। उसकी किताबें भी उसकी भाई साहब ने फार्म हाउस भिजवा दी थी, इसलिए गौरी उसके बाद अपनी पढ़ाई करने लगी। लगभग 2.5-3 घंटे लगातार पढ़ने के बाद वो नीचे आ गई और सीधा किचन में चली गई। 3 सर्वेंट वहां पर काम कर रही थी। एक सर्वेंट जो थोड़ी ज़्यादा उम्र की थी, जिनका नाम बिमला था। सब उन्हें बिमला ताई बुलाते थे। उन्होंने गौरी को देखा तो उसके पास आकर सिर झुकाकर आदर से बोली, बहू रानी, कुछ चाहिए आपको? गौरी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जी नहीं, हम बस रात का डिनर तैयार करने आए थे। उसकी बात सुनकर बिमला ताई ने उसकी तरफ देखा और प्यार से बोली, बहू रानी, आपको यह करने की जरूरत नहीं, यहाँ बहुत सर्वेंट हैं और सब कर लेंगे, आप आराम कीजिए। गौरी ने उन्हें देखा और प्यार से बोली, हमें खाना बनाना पसंद है, इसलिए हम यह करना चाहते हैं। हम बस रात का डिनर बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। यह बोल वो मासूम सा चेहरा बनाकर बिमला ताई को देखने लगी। उन्हें भी मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई तो गौरी खुश होकर खाना बनाने लगी। 1 घंटे में उसने पूरा डिनर तैयार कर लिया। फिर वो फ्रेश होने रूम में चली गई। वो जल्दी से फ्रेश होकर आई और हॉल में सोफे पर बैठ गई। उसकी नज़रें दरवाजे पर ही थी। 8 बज चुके थे, पर अभी तक शिवांश नहीं आए थे। गौरी बस उसका इंतजार कर रही थी। देखते देखते 1 घंटा और बीत गया, पर शिवांश अभी तक नहीं आए। गौरी का मन बेचैन हो रहा था। शिवांश उसे बताकर गया था कि वो आज लेट आएगा, पर फिर भी वो उसका इंतजार कर रही थी। बिमला ताई उसके पास आई और बोली, बहू रानी, आप खाना खा लीजिए, कुंवर शाह को आने में वक्त लगेगा। गौरी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, हम उनका इंतजार करेंगे। आप सब डिनर कर लीजिए और आराम कीजिए, हम उन्हें सर्व कर देंगे। बिमला ताई ने मना किया, पर गौरी ने जबरदस्ती उन सबको डिनर कर रेस्ट करने के लिए भेज दिया और खुद भी शिवांश के इंतजार में दरवाजे की तरफ देखने लगी। रात के लगभग 10 बजे शिवांश की गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। मयंक भी उनके साथ ही था। वो दोनों बात करते हुए अंदर आ रहे थे। जैसे ही वो दोनों हॉल में आए और अपने रूम की तरफ जाने लगे, तो शिवांश की नज़र सोफे पर गई। यहाँ उनकी पत्नी
उसका इंतजार करते सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। शिवांश के कदम रुक गए। उसे देख मयंक भी रुक गया और शिवांश को देख बोला, क्या हुआ कुंवर शाह? शिवांश ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें तो अपनी प्यारी सी बीवी पर थी जो बच्चों की तरह सिकुड़कर सोफे पर सोई हुई थी। शिवांश को कुछ बोलते ना देख मयंक ने उसकी नजरों का पीछा किया तो गौरी को सोफे पर सोता देख वो एक पल को चौंक गया और बोला, भाभी सा यहाँ क्यों सोई हुई हैं? शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कदम गौरी की तरफ बढ़ा दिए। मयंक ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा और वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। शिवांश धीरे से चलते हुए गौरी के पास आया और उसे देखने लगा। सोते हुए कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी वो, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। शिवांश ने उसे अच्छे से देखा, कहीं उसके कपड़े तो इधर उधर नहीं हुए, पर नहीं, सोते हुए भी बहुत सभ्य तरीके से सोई हुई थी। उसकी बीवी, जिस्म का एक अंग तक दिखाई नहीं दे रहा था, सिर पर भी पल्लू लिया हुआ था। वो वहीं खड़ा प्यार और शिद्दत से अपनी बीवी को देखने लगा। तभी किचन से बिमलाताई बाहर आई और उनके पास आकर सिर झुकाकर बोली, कुंवर शाह। बिमलाताई की आवाज से शिवांश अपनी सेंस में आया और गौरी पर से अपनी नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा। बिमलाताई वैसे ही सिर झुकाए बोली, कुंवर शाह, हमने बहुरानी को कहा था कि वो डिनर कर अपने रूम में आराम करे, पर बहुरानी नहीं मानी और आपके इंतजार में यहीं बैठे बैठे सो गई। शिवांश ने उनकी तरफ देखा और बोला, क्या इन्होंने डिनर किया? नहीं कुंवर शाह, बहुरानी आपका इंतजार कर रही थी। ठीक है, आप जाइए, हम देख लेंगे। बिमलाताई ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद शिवांश ने फिर गौरी की तरफ देखा। उसका मन तो नहीं था गौरी को उठाने का, क्योंकि सोते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी, पर उसने डिनर नहीं किया था तो उसे उठाना जरूरी था। इसलिए शिवांश ने अपना उठाया पर फिर पीछे खींच लिया और अपने मन में बोला, क्या हम इन्हें छू लें? पर अगर इन्हें अच्छा नहीं लगा तो? पर यह हमारी पत्नी है, हक है हमें इन्हें छूने का, इन्हें कैसे भी देखने का, पर इनकी मर्जी के बिना नहीं। शिवांश खुद ही खुद को सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। कुछ पल सोचने के बाद वो सीधा खड़ा हो गया और गौरी को आवाज दी, गौरी उठिए। शिवांश की भारी आवाज सुनकर गौरी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने अपने पति को बिना किसी भाव के खड़े देखा तो हड़बड़ा गई और जल्दी से उठकर अपना पल्लू सही करने लगी और बोली, माफ कीजिए, पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई। आप यहाँ क्यों सोई हैं? गौरी ने एक नज़र शिवांश को देखा और फिर अपना सिर झुकाकर बोली, जी हम आपका इंतजार कर रहे थे। गौरी की बात सुनकर शिवांश को अच्छा लगा, पर वो वैसे ही बिना भाव के चेहरे से बोला, पर हमने आपको कहा था कि हम लेट आएंगे, इसलिए आप हमारा इंतजार मत करना। फिर आपने अभी तक डिनर क्यों नहीं किया? शिवांश की बात सुनकर गौरी के चेहरे पर उदासी आ गई और वो वैसे ही खड़ी रही, पर कुछ बोली नहीं। उसके चेहरे की उदासी देख शिवांश बेचैन हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, आप डिनर लेकर ऊपर ही आ जाइए, तब तक हम फ्रेश हो लेते हैं और एक प्लेट खाना मयंक के रूम में पहुंचा दीजिएगा। यह बोल शिवांश ऊपर अपने रूम की बढ़ गया और गौरी किचन में चली गई। उसने खाना गर्म किया और एक प्लेट बिमलाताई के हाथों मयंक के रूम में पहुंचा दी, क्योंकि वो अभी तक जगी हुई थी। और फिर शिवांश और अपना खाना लेकर ऊपर अपने रूम में आ गई। जैसे ही गौरी रूम में आई, उसी समय शिवांश भी बाथरूम से शावर लेकर निकला। इस समय उसने एक व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। एक हाथ से वो अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए बाथरूम से बाहर आ रहा था। गौरी ने देखा तो उसकी नजरें शिवांश पर टिक गई। कितना दिलकश लग रहा था। अभी वो अगर कोई लड़की देख ले तो बेहोशी हो जाए। गौरी भी एकटक शिवांश को देखने लगी। तभी शिवांश की नज़र उस पर गई तो वो एकदम हड़बड़ा गई। उसने खाना टेबल पर लगाया और सर्व करने लगी। शिवांश भी वहीं सोफे पर आकर गौरी से थोड़ी दूरी पर बैठ गया। गौरी ने सर्व किया और
एक प्लेट शिवांश को दे दी और दूसरी खुद लेकर खाने लगी। दोनों खामोश थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मन तो दोनों का था बातें करने का, पर क्या कहें, क्या बात करें, समझ नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों चुप ही रहे। दोनों ने शांति से अपना डिनर किया और फिर गौरी बर्तन नीचे किचन में रखने चली गई। शिवांश ने भी बाथरूम में जाकर अपने हैंड वॉश किए और अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। कुछ टाइम बाद गौरी आई और शिवांश को एक नज़र देख बाथरूम में चली गई। उसने चेंज किया और कॉटन की सिंपल सी साड़ी पहन ली, बालों को खोल दिया जो उसकी कमर तक लहरा गए। मंगलसूत्र, पायल और बिच्छू के अलावा उसके बाकी सभी गहने उतार दिए। उस सिंपल सी साड़ी और सादगी में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। शिवांश उसे ही देख रहा था। उसने अपना लैपटॉप साइड रखा और गौरी को आवाज़ दी। गौरी गौरी जो अपने फेस और हाथों पर लोशन लगा रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से सिर पर पल्लू लिया और शिवांश की तरफ घूमा और बोली, जी शिवांश यहाँ आइए। शिवांश की बात सुनकर गौरी की धड़कनें बढ़ गई, पर उसने खुद को संभाला और धीरे से चलते हुए शिवांश के पास थोड़ी दूर पर जाकर खड़ी हो गई। शिवांश ने उसे बैठने के लिए कहा तो उससे थोड़ी दूरी बनाकर सोफे पर नजरें झुकाकर बैठ गई। शिवांश को उसका खुद से दूर बैठना और उसके सामने ऐसे पल्लू लेना अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और उसे देखते हुए बोला, कॉलेज की तैयारी हो गई? गौरी ने नजरें झुकाए हुए ही जवाब दिया, जी हो गई। शिवांश उसे ही देख रहा था, पर यह लड़की उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, जिस वजह से शिवांश को गुस्सा आ रहा था। इसलिए बस इस बार वो थोड़ा सख्ती से बोला, हमारी तरफ देखकर बात कीजिए। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर गौरी डर गई और उसने अपनी साड़ी को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। शिवांश जो उसे ही देख रहा था, उसने जब यह देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गौरी का उससे डरना शिवांश के दिल में दर्द कर रहा था, पर उसे पता था कि उसकी बीवी बहुत ही मासूम है, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और गौरी को देख बोला, गौरी आप ऐसा करेंगी तो कैसे चलेगा? हम दोनों पति पत्नी हैं, पूरी जिंदगी साथ बितानी है हमें, और पति पत्नी का रिश्ता कैसा और कहाँ तक होता है आप भी जानती हैं, पर तो हमारी तरफ देखती तक नहीं। क्या आपको डर लगता है हमसे, या फिर हम पसंद नहीं आपको? उसकी बात सुनकर गौरी जल्दी से बोली, नहीं जी ऐसा नहीं है शिवांश, तो फिर कैसा है आप ही बताइए, हम क्या करें? हम आपको जानना चाहते हैं, आपको पहचानना चाहते हैं, पर तो हमें मौका ही नहीं दे रही। शिवांश की बातें सुनकर गौरी को लगा जैसे उसने उसे हर्ट कर दिया। उसने अपनी पलकें उठाकर शिवांश की तरफ देखा और बोली, ऐसा नहीं है कि आप हमें पसंद नहीं और ना ही हम आपसे डर रहे हैं, हमें बस समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बातें करें आपसे। हमारा भी मन है आपसे बात करने का, पर हमें घबराहट होती है जब हम आपके करीब आते हैं। उसकी बात सुनकर उसका भोलापन देखकर शिवांश मुस्कुरा दिया। वो गौरी के थोड़ा और करीब होकर बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो हम आपको पसंद हैं? उसकी बात सुनकर गौरी ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली और इधर उधर देखने लगी। उसने जल्दी से बोल तो दिया था, पर अब उसे घबराहट हो रही थी। शिवांश ने जब उसे घबराते देखा तो धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, घबराइए मत, हम पति हैं आपके और अपने पति को पसंद करना कुछ गलत तो नहीं। गौरी ने कुछ नहीं कहा। शिवांश की करीबी और उसके हाथ पकड़ने से गौरी की सांसें तेज होने लगी, धड़कनें बेतहाशा भागने लगी, तन बदन में अलग ही एहसास पैदा होने लगे। मन अपने सैया जी के और करीब जाने का होने लगा। एक बेचैनी सी होने लगी। वो जल्दी से सोफे से उठकर खड़ी हो गई, पर आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि उसका हाथ अभी भी शिवांश ने पकड़ रखा था। शिवांश जो उसके एहसासों को अच्छी तरह समझ रहा था, क्योंकि उसके मन में भी कुछ ऐसे ही एहसास थे, पर गौरी की इजाज़त के बिना वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, पर उसके एहसास पर हावी हो रहे थे, इसलिए वो बेचैनी और
तड़प भरी आवाज में गौरी को देख बोला, प्लीज मत जाइए, हमारे पास रहिए। वादा करते हैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। बस आपके पास कुछ समय बैठना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस खुद को संभालते हुए नजरें झुकाए वापस शिवांश के पास सोफे पर बैठ गई। शिवांश ने भी कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। कुछ देर दोनों ऐसे ही खामोशी से बैठे रहे। उस खामोशी को तोड़ते हुए शिवांश बोला, कल आप कॉलेज जा रही हैं, वहाँ अपना ध्यान रखना। किसी भी फालतू इंसान के साथ कोई भी बात मत करना। अगर कुछ भी परेशानी हो सबसे पहले हमें फ़ोन करना। अगर हमसे बात ना हो तो आप माँ शायद पापा को भी फ़ोन कर सकती हैं। गौरी बस जी कहा। कुछ टाइम तक दोनों फिर ऐसे ही खामोश बैठे रहे। इस खामोशी में भी सुकून सा था क्योंकि दोनों एक साथ थे। फिर शिवांश बोला, चलिए सो जाते हैं, आपको सुबह कॉलेज भी जाना है। गौरी ने हामी गर्दन हिलाई और उठकर बेड की तरफ आ गई। शिवांश भी आकर अपनी जगह पर लेट गया और एक डिम लाइट को छोड़ बाकी लाइट्स ऑफ कर दी। कुछ टाइम बाद दोनों सो गए। रात के लगभग 3 बजे शिवांश की नींद खुल गई। उसे अपने पेट पर भार महसूस हुआ। उसने नजरें झुकाकर देखा तो गौरी उसकी कमर को पकड़े बिल्कुल चिपक कर सोई थी। यह देख शिवांश की धड़कनें बढ़ गई, सांसें ऊपर नीचे होने लगी, तन बदन में एहसास जागने लगे। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और धीरे से करवट लेकर गौरी की तरफ घूम गया। नींद में ही गौरी उसके और पास आ गई और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। शिवांश ने कसकर अपनी आंखें भींच ली। गौरी को अपने इतने पास देखकर उसके एहसास उस पर हावी हो रहे थे। मन कर रहा था कि गौरी को कसकर अपनी बाहों में भर ले, पर उसकी इजाजत के बिना वो यह नहीं करना चाहता था। पर जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने धीरे से गौरी की कमर पर बाह लपेट उसे अपने आगोश में भर लिया। एक सुकून सा मिला दिल को। उसके चेहरे को देखते हुए वो धीरे से खुद से बोला, जानते हैं आपकी इजाज़त के बिना यह कर रहे हैं जो कि गलत है, पर हम क्या करें। हम नहीं संभाल पा रहे इन एहसासों को जो आपके नज़दीक आते ही हम पर हावी होने लगते हैं। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। मन तो कर रहा है आपको खुद में संभालें, अपनी रूह तक बसा लें आपको, पर इंतज़ार करेंगे जब आप पूरी तरह हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाए। यह बोल उसने प्यार से गौरी का माथा चूम लिया और उसकी खूबसूरत से चेहरे को आंखों में बेशुमार मोहब्बत लिए शिद्दत से निहारता रहा। उसे देखते देखते कब उसकी आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह का समय गौरी की नींद खुली तो उसने देखा कि वो शिवांश के बहुत करीब उसके सीने से लगे सो रही थी। यह देख वो घबरा गई, पर जब उसने शिवांश की तरफ देखा तो उसे अपनी बाहों में भरे सुकून से सो रहा था। तो वो शांत हो गई और एकटक अपने पति के चेहरे को देखने लगी जो सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। गौरी बहुत ही प्यार से अपने पति को निहार रही थी। अचानक शिवांश ने अपनी आंखें खोल दी। यह देख गौरी घबरा गई और जल्दी से शिवांश से दूर होने लगी, पर हो नहीं पाई क्योंकि शिवांश ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ा हुआ था। शिवांश ने जब उसे घबराते देखा तो उसे अपने और करीब कर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, घबराइए मत, आप अपने पति की बाहों में ही हैं, इसमें डरने की क्या बात है। वैसे भी इन बाहों में सोने का हक है आपको। गौरी की हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश की तरफ देखने की। उसने अपना चेहरा झुका रखा था। दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा था। सांसें तेज से चल रही थी जिस वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। यह देख तो हमारे हुकुम साहब अपनी बीवी की तरफ आकर्षित होने लगे। शिवांश ने गौरी की चिन के नीचे अपनी 2 उंगलियां लगाई और उसका चेहरा ऊपर कर उसे देखते हुए बोला, गौरी पति पत्नी है हम, एक ना एक दिन हमें करीब आना है और इससे भी ज़्यादा करीब आना है। आप समझ रही हैं ना।
तो फिर आप इतना क्यों घबरा रही हैं? पति हैं हम आपके, आपके करीब आना हमारा हक है। और सच कहें, हम आपके करीब आना चाहते हैं और इससे भी ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। यहाँ हम दोनों के बीच थोड़ी सी भी दूरी ना रहे। शिवांश की बातें सुनकर गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, तन बदन महकने लगा। पति के करीब जाने की इच्छा होने लगी, मन में अलग ही एहसास पैदा होने लगे, जो सुकून भी दे रहे थे और बेचैनी भी पैदा कर रहे थे। इसी बेचैनी के चलते गौरी ने शिवांश के सीने पर दोनों हाथ रख दिए और उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया, जिसे महसूस कर शिवांश मुस्कुरा दिया। कुछ ऐसा ही हाल तो शिवांश का भी था। उसके एहसास उस पर हावी हो रहे थे। अपनी पत्नी के करीब जाने के लिए मन मचल रहा था। मोहब्बत के नशे में चूर वो बेचैनी और तड़प भरी आवाज़ें में बोला, बोलिए ना गौरी, क्या हम करीब आ जाएं आपके? अपने पति होने का हक ले ले क्या आपसे? आपको खुद में समा लें और खुद आप में समा जाएं क्या? शिवांश की बातें सुनकर गौरी का बदन सिहर गया। उसकी पकड़ शिवांश की टी शर्ट पर और भी मजबूत हो गई। गौरी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और हिम्मत कर शिवांश की आंख में देखकर बोली, हमने आपको कभी मना नहीं किया। आप पति हैं हमारे, आपका हक है हम पर। शिवांश ने उसका चेहरा हाथों में भरा और उसके नाक से अपनी नाक लड़ाते हुए प्यार और शिद्दत से बोला, पर आपकी मर्जी के बिना हमें यह हक नहीं चाहिए। जब तक आपकी मर्जी शामिल नहीं होगी हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए आपसे आपकी मर्जी पूछ रहे हैं, आपसे इजाज़त ले रहे हैं। गौरी ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी पलकें झुका ली। अपनी बीवी की इस अदा पर तो शिवांश उसका और भी दीवाना हो गया। उसने शिद्दत से गौरी का माथा चूम लिया। गौरी की आंखें इस एहसास से बंद हो गई। शिवांश ने एक पल उसकी बंद पलकों को देखा और फिर आगे बढ़ उसकी पलकों बारी बारी से चूम धीरे से अपने होठ गौरी के होठ पर रख दिए। गौरी को ऐसा लगा जैसे एक पल में उसकी दुनिया बदल गई। पूरा बदन कांप गया। बहुत ही अलग एहसास हो रहा था जो सुकून दे रहा था। कुछ ऐसा ही सुकून शिवांश को भी अपने दिल में महसूस हो रहा था। शिवांश ने जब गौरी का कांपना महसूस किया तो उसे और मजबूती से पकड़ अपने नज़दीक कर लिया और धीरे धीरे उसके होठों पर अपने होठ चलाने लगा। गौरी की पकड़ उसके सीने पर मजबूत हो गई। शिवांश बहुत ही प्यार से गौरी को किस कर रहा था। वो कोई बेसब्री नहीं दिखा रहा था। धीरे धीरे गौरी भी उसकी बाहों में शांत हो गई और अपने पति की बाहों में उसकी करीबी को महसूस कर सुख और सुकून प्राप्त करने लगी। लगभग 10 मिनट बाद जब गौरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शिवांश ने उसके होठों को अपने होठों से आज़ाद कर दिया और उसके सिर से अपना सिर जोड़ लिया। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। शिवांश ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और गौरी को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ और बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा। थोड़ी देर बाद गौरी शांत हो गई, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पति की तरफ देख सके। उसे बहुत शर्म आ रही थी। पहली बार वो किसी लड़के के इतना करीब गई थी, वो भी अपने पति के। शिवांश भी उसकी हालत समझ रहा था, इसलिए उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। पति हैं हम आपके और पति पत्नी में तो यह चीज़ होती ही है और इससे भी ज़्यादा होती है। उसकी बात सुनकर गौरी शर्म से लाल हो गई और उसके सीने में चेहरा छुपाते हुए बोली, जी प्लीज। उसकी बात सुनकर शिवांश मुस्कुरा दिया और चुपचाप उसे बाहों में भरे लेटा रहा। दिल में एक सुकून था, अपनी बीवी, अपनी मिस्री को अपने करीब महसूस कर। कुछ देर बाद गौरी ने उसके सीने से सिर निकाला और उसे देखते हुए बोली, जी हम जाएं, कॉलेज भी जाना है और उससे पहले नाश्ता बनाना है। शिवांश ने प्यार और अपनेपन से उसका माथा सहलाया और बोला, जाइए तैयार हो जाइए और नाश्ता आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिमला ताई कर लेगी। आप कॉलेज के लिए रेडी हो जाइए और हाँ, अलमारी में एक पैकेट है आपके लिए कॉलेज जाने के लिए, उसे ही पहनिएगा।
साड़ी में आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। शिवांश की बात सुनकर गौरी सोच में पड़ गई। उसे देख शिवांश बोला, क्या सोच रही हैं आप? जी, माँ ने कहा था कि शादी के बाद हमेशा साड़ी ही पहनना, तो हम कैसे जानते हैं, पर साड़ी में पूरा दिन आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगी और हम नहीं चाहते हमारी मिश्री अनकंफर्टेबल हो। शिवांश के मुंह से खुद के लिए मिश्री सुनकर गौरी को अच्छा लगा, पर फिर वो नजरें झुकाते हुए बोली, हमारा नाम गौरी है, मिश्री नहीं, जानते हैं, और गौरी नाम हमें पसंद भी है। जैसे भगवान शिव की पत्नी गौरी थी, वैसे ही इस शिव की गौरी आप हैं, पर हमारे लिए हमारी मिश्री भी है, जिनकी मिश्री जैसी मीठी आवाज़ हमारे कानों से होते हुए हमारे दिल और रूह को सुकून पहुंचाती है। उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान जो देख हुकुम सा एक बार फिर अपनी पत्नी की तरफ मोहित होने लगे, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और गौरी के सिर को सहलाते हुए बोला, जाइए फ्रेश हो जाइए, तब तक हम जिम कर आते हैं। गौरी ने हामी गर्दन हिलाई और उठकर बाथरूम में चली गई। शिवांश भी उठकर जिम रूम की तरफ बढ़ गया। यहाँ मयंक पहले ही अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी महल प्रदीप जी सीएम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वहीं अंजना जी पेट पर बैठी कुछ सोच रही थी। प्रदीप जी ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर बैठ गए और उन्होंने देखते हुए बोला, क्या हुआ हमारी रानी साहिबा को? ऐसा क्या सोच रही हैं जो आज अपने पति पर भी ध्यान नहीं दे रही? उनकी बात सुनकर अंजना जी अपनी सोच से बाहर आई और उन्हें देखते हुए बोली, जी, हम जीजीसा के बारे में सोच रहे हैं। वो अभी भी कुंवर शाह की शादी महिमा से करवाने की जिद पकड़ कर बैठी है। पता नहीं अपनी जिद में वो क्या करेगी, हमें तो डर लग रहा है। प्रदीप जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि सब सही हो, वरना आप कुंवर शाह के गुस्से को तो जानते ही हैं। हाँ, आपके लाडले को गुस्से करने के अलावा और आता ही क्या है। वो तो अच्छा है कि उन्हें इतनी अच्छी और भली लड़की मिली है, वरना उनके गुस्से को देखकर लगता था कि कोई भी लड़की उनसे शादी करने के लिए तैयार होती। उनकी बात सुनकर अंजना जी ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? हमारी कुंवर बहुत काबिल हैं, अपने दम पर उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स अपनी बेटियों की शादी उनसे करवाना चाहते थे। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे कुंवर ने कभी भी उन लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं दिया और ना ही हमें उनमें से कोई भी लड़की अपने कुंवर के लायक लगी। तभी प्रदीप जी अंजना जी की बात बीच में ही काटते हुए बोले, हाँ हाँ, समझ गए हम। आपके कुंवर शाह लाखों नहीं करोड़ों में एक हैं, पर आप यह मत भूलिए, उन्हें लड़की भी करोड़ों में एक ही मिली है। उनकी बात सुनकर और गौरी को याद कर अंजना जी मुस्कुरा दी और बोली, यह तो है, गौरी बहू है तो बहुत प्यारी, कोई एक बार देखते ही उनके प्यार में पड़ जाए। हाँ, अब जल्दी से आपके कुंवर शाह भी अपनी बीवी के प्यार में पड़ जाए और हमें जल्द से जल्द दादा सा बना दें, फिर कुछ नहीं चाहिए। यह बोल प्रदीप जी मुस्कुराने लगे। वहीं उनकी बात सुनकर अंजना जी भी मुस्कुरा दी। अब इन्हें क्या पता था कि इनके कुंवर शाह किस हद तक अपनी बीवी के प्यार में पड़ चुके हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद शिवांश जिम रूम से अपने रूम में आया। उसने इधर उधर देखा, पर गौरी उसे कहीं दिखाई नहीं दी, पर हाँ, बेड पर उसके ऑफिस के लिए कपड़े और उसका जरूरी सामान निकाल कर रखा हुआ था। शिवांश ने देखा तो मुस्कुरा दिया। वो टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया और जल्दी से शावर लेकर बाहर आकर तैयार होने लगा। उसे जल्द से जल्द नीचे जाना था और अपनी मिस्री को देखना था। उसे पता था कि इस समय उसकी पत्नी नीचे किचन में होगी। वो जल्दी से तैयार हुआ और नीचे डाइनिंग टेबल के पास आ गया। मयंक भी वहीं था। शिवांश की नजरें इधर उधर घूम रही थी, पर जिस एक की तलाश उसकी आंखें कर रही थी, वो तो उसे अभी तक नजर नहीं आई थी। मयंक ने उसे इधर उधर देखते देखा तो मुस्कुरा दिया, पर कुछ बोला नहीं। शिवांश की आंखों में बेचैनी थी, पर उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया
और चुपचाप बैठा रहा। पर मयंक अपने दोस्त की स्थिति समझ रहा था। हाँ, पर उसे यह भी पता था कि शिवांश अपने इमोशन ज्यादा किसी को दिखाता नहीं। तभी शिवांश के कानों में पायल की मधुर आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आवाज को अपने मन में उतारने लगा। उसे बहुत सुकून मिल रहा था उस आवाज को सुनकर। धीरे धीरे वो आवाज उसके करीब आ रही थी। उसके बिल्कुल पास आकर वो आवाज रुक गई। शिवांश ने अपनी आंखें खोली और अपने पास देखा तो नजरें जम सी गई। एक पल को तो दिल धड़कना ही भूल गया। उसके बिल्कुल पास उसकी पत्नी खड़ी थी। हल्के गुलाबी रंग के अनारकली सूट में सिर वो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। रुद्र तो बस एकटक उसे देखता ही रह गया। गुलाबी अनारकली सूट, कानों में मैचिंग झुमके, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पाँव में पायल और पीछे बहुत ही प्यारी लग रही थी गौरी। गौरी शिवांश की प्लेट में नाश्ता सर्व कर उसके आगे कर देती है। फिर मयंक की प्लेट में भी नाश्ता सर्व करती है। मयंक उसे थैंक यू कहता है। उसकी आवाज़ सुनकर शिवांश अपने सेंस में आता है और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। तभी वो देखता है कि गौरी अभी तक अपनी जगह पर नहीं बैठी। वो चुपचाप एक साइड खड़ी थी। शिवांश ने उसे देखा तो बोला, आप भी बैठ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। उसकी बात सुनकर गौरी उसकी तरफ देख धीरे से बोली, जी हम बाद में खा लेंगे, आप लोग खाइए। शिवांश को पता था कि गौरी मयंक की वजह से झिझक रही थी, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर बिठाया और बोला, माना हम अपने संस्कारों और अपनी संस्कृति को लेकर थोड़े सख्त हैं, पर इतने भी नहीं कि एक औरत और मर्द में फर्क करें। सच कहें तो औरतें हम मर्दों से ज़्यादा समझदार और जिम्मेदार होती है, जो अपनी सूझबूझ से पूरे घर को संभालती है। हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं और हाँ, हम इतने भी पिछड़े ख्यालों के नहीं हैं। पहले के ज़माने में घर की औरतें सब मर्दों के खाने के बाद खाना खाती थी, पर आजकल ऐसा नहीं है और हम भी यही सोचते हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं, इसलिए आपको हमारे साथ बैठकर खाने में झिझक महसूस करने की ज़रूरत नहीं। अब जल्दी से अपना नाश्ता कीजिए, फिर आपको कॉलेज भी जाना है। यह बोलते हुए शिवांश ने गौरी की प्लेट में नाश्ता सर्व कर दिया। वहीं गौरी बहुत ही प्यार से अपने पति की तरफ देख रही थी। शिवांश ने उसे खाने का इशारा किया तो वो चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद तीनों ने अपना नाश्ता खत्म किया। मयंक उठकर बाहर चला गया। गौरी ने भी बर्तन किचन में रखे और फिर ऊपर अपने रूम में चली गई। उसे ऊपर जाते देख शिवांश भी ऊपर चला गया। जब वो कमरे में आया तो उसने देखा गौरी अपना मंगलसूत्र निकाल रही थी। यह देख शिवांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो जल्दी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी ने उसकी तरफ देखा तो वो बेचैनी से उसे देखते हुए बोला, यह क्या कर रही हैं आप? मंगलसूत्र क्यों निकाल रही हैं? उसकी बात सुनकर गौरी कंफ्यूज हो गई और धीरे से बोली, जी कॉलेज में मंगलसूत्र पहनकर नहीं जा सकती। अगर किसी ने देखा तो फिर हमसे पूछेंगे और अभी हम अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बता सकते। आपने ही कहा है कि अभी हमें इस शादी को सीक्रेट रखना है। उसकी बात सुनकर शिवांश थोड़ा शांत हो गया, पर फिर उसे देखते हुए बोला, पर आप मंगलसूत्र नहीं उतार सकती। यह सुहाग की निशानी होती है और इन निशानियों से ही एक औरत पूर्ण लगती है, जैसे आप इन निशानियों से पूर्ण लग रही हैं। शिवांश की बात सुनकर गौरी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जानते हैं, और हम भी इन सुहाग की निशानियों को अपने जिस्म से कभी अलग नहीं करेंगे, क्योंकि एक शादीशुदा स्त्री की पहचान होती है यह। एक शादीशुदा स्त्री को अपने सुहाग और सुहाग की निशानियों से सबसे ज़्यादा प्यार होता है और हमें भी हमारे सुहाग की निशानियों से बहुत प्यार है। और यह देखिए, हम किसी भी निशानी को खुद से दूर नहीं कर रहे। यह बोल गौरी ने अपना
हाथ शिवांश के आगे कर दिया जिसमें उसने अपने मंगलसूत्र के जैसा सेम ब्रेसलेट मंगलसूत्र पहना था। शिवांश ने जब देखा तो थोड़ा शांत हो गया। फिर उसकी नज़र गौरी की मांग पर गई। यहाँ उसके नाम का सिंदूर भी लगा हुआ था जिसे गौरी ने अपने बालों में ऐसे छुपाया था कि गौरी से देखने पर ही किसी को नजर आ सकता था। यह देख शिवांश ने गौरी का चेहरा हाथों में भरा और उसके नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए प्यार से और शिद्दत से बोला, बस कुछ देर, फिर आपको कभी भी यह सब छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमें सबसे ज्यादा खूबसूरत सुहागन के पूरे श्रृंगार में ही लगती हैं और यह मंगलसूत्र हमें आपके गले में ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि आपके हाथ में। यह बोल उसने गौरी का हाथ पकड़ लिया जिसमें उसने ब्रेसलेट मंगलसूत्र पहना हुआ था। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस शिवांश को देखती रही जो उसके हाथ में पहने मंगलसूत्र को देख रहा था। शिवांश के मन में क्या चल रहा था यह तो वही जानता था। उसने गौरी की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। शिवांश ने उसके चेहरे सिर के पीछे हाथ रखा और उसने खुद के करीब कर उसका माथा चूम लिया। गौरी को तो पता ही नहीं चला कि अचानक क्या हुआ, पर उसकी आंखें बंद हो गई और तन बदन में एक सुकून सा भर गया। शिवांश ने शिद्दत से उसका माथा चूमा और कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा, फिर उससे अलग हुआ और उसे देखते हुए बोला, आप अपना ध्यान रखना, आप कुछ भी हो उसी समय हमें फोन करना। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश प्यार से उसके सिर को सहलाया और वहां से चला गया। गौरी को कॉलेज छोड़ने ड्राइवर जाने वाला था। शिवांश और मयंक ऑफिस के लिए निकल गए। कुछ देर बाद गौरी भी कॉलेज के लिए निकल गई। गौरी की गाड़ी कॉलेज के सामने आकर रुकी। गौरी गाड़ी से बाहर आई और कॉलेज के अंदर चली गई। दरवाजे पर ही उसे एक लड़की दिखाई दी। 5 फुट 3 इंच हाइट, हल्के भूरे बाल जो थोड़े घुंघराले थे, गोरा रंग, ब्राउन आइज, बहुत खूबसूरत सी थी। गौरी को देख वो जल्दी से उसके पास आई और उसके गले लग गई। गौरी ने भी उसे अपने गले लगा लिया और बोली, कैसी हो आरती। आरती उसे अलग हुई और बोली, हम तो ठीक हैं, तुम बताओ तुम कैसी हो और कहाँ थी इतने दिन। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना हमारा कॉलेज में मन नहीं लगता, फिर भी तुम हमें बिना बताए चली गई। आरती की नॉन स्टॉप बातें सुनकर गौरी ने उसे शांत करवाया और बोली, शांत हो जाइए आप, हमने आपको बताया था ना कि हमें कुछ काम था इसलिए हम गए थे और बिजी होने की वजह से आपको फ़ोन भी नहीं कर पाए, पर अब हम आ गए हैं और अब आपको बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, अगर आप हमें बिना बताए गई तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। गौरी, ठीक है, चलो अब क्लास में चलते हैं वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। आरती ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं ड्राइवर जो गौरी को कॉलेज छोड़कर गया था, उसने गौरी के जाने के बाद शिवांश को फ़ोन किया और बोला, हुकुम रानिशा कॉलेज के अंदर चली गई हैं, उनके साथ उनकी एक दोस्त भी है। ठीक है, आप वहीं उनका वेट कीजिए, जब उनका कॉलेज खत्म होगा तो आप उन्हें सही सलामत फार्म हाउस छोड़ देना। जी हुकुम सा। शिवांश ने फोन काट दिया और अपने सामने बैठे मयंक को देख बोला, गौरी की सिक्योरिटी आपने अच्छे से चेक की है ना। हम उनके हवाले कोई भी परेशानी नहीं चाहते, हम नहीं चाहते वो हमारे दुश्मनों की नज़र में आए। मयंक, आप फिक्र मत करो, मैंने सब देख लिया है। भाभी सा को शांत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर दोनों अपना काम करने लगे। जैसे ही गौरी और आरती क्लास में आई, सबकी नजरें गौरी पर जम गई। वो लगी इतनी प्यारी रही थी, लड़कियां तो उसे देख जल भून रही थी, क्योंकि सभी लड़के उसे ही देख रहे थे। लड़कों को गौरी की तरफ देखते पाकर आरती धीरे से गौरी के कान में बोली, गौरी देखिए ना, सब आपकी तरफ ही देख रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आप किसी एक लड़के को पसंद कर लीजिए। उसकी बात काटते हुए गौरी थोड़ी नाराजगी से बोली, हमने आपको कितनी बार कहा है हमें यह सब नहीं पसंद, पर आप हैं कि समझते ही नहीं। हम बस यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, बाकी हमें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर अपने मन में, और अब तो बिल्कुल भी नहीं।
जब हमारी जिंदगी में हमारे पति हैं, हम हमेशा से महादेव से अपने लिए उनके जैसा वर मांगते थे और देखिए उन्होंने हमारी दुआ कबूल कर ली और हमें इनसे मिला दिया जो हमें बिल्कुल हमारे महादेव के रूप लगते हैं। गौरी अपनी सोच से तब बाहर आई जब आरती ने उसे हिलाया। कहाँ खो गई आप? देखिए, हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर दोनों सहेलियां जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में प्रोफेसर आए और उन्हें पढ़ाने लगे। आज का दिन ऐसे ही पढ़ाई में निकल गया। कुछ दिन बाद उनके एग्जाम्स थे तो आज उन्होंने पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं किया। कॉलेज खत्म होने के बाद गौरी ड्राइवर के साथ फार्म हाउस की तरफ निकल गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।